हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आप सभी के लिए प्री बोर्ड का जो भूगोल का मॉडल पेपर है वह लेकर के आए हैं, जिसमें आपका 322 बीबी पी कोड है। यह पूरा का पूरा पेपर आपका भूगोल का कक्षा 12 वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह जो आपका प्री बोर्ड वाला जो एग्जामिनेशन हुआ था इसमें पूरा मॉडल पेपर आपका आया था। ठीक है, यहाँ पर पूर्णांक आपका 70 है। समय 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं आपको। फिर नोट आपका लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। ठीक है, फिर आपका निर्देश दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 20 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य से संबंधित है। तीसरा इंस्ट्रक्शन है कि सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। फिर चौथा है कि उपयुक्त रेखा मानचित्र एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। फिर पांचवा है कि दिए गए मानचित्रों को प्रश्न पत्र से फाड़ कर उन पर उत्तर अंकित कीजिए तथा मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ अवश्य संलग्न कीजिए। फिर आपका सातवां है कि छठवां है कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, फिर आपका इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, वही आपका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके दिया रहता है। फिर हम सीधा अपने प्रश्नों पर चलते हैं कि आपका प्रश्न क्या है। आपका प्रश्न देखिएगा स्टूडेंट्स क्या है कि पहला तो आपका आता है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 1 अंक मिलते हैं। प्रत्येक का उत्तर देने पर जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। नव निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन कीजिए। आपका पहला प्रश्न है कि नव निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन है ब्लास, ब्रून्स, ग्रिफिथ टेलर या रेडजेल। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर, सी वाला। फिर दूसरा प्रश्न है कि फेजेंटा से क्या तात्पर्य है। पश्चिम अफ्रीका में कोको के बागान, मलेशिया में रबड़ के बागान, ब्राजील में कहवा के बागान या श्रीलंका में चाय के बागान। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ब्राजील में कहवा के बागान। फिर आपका तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक पर्यटन नगर नहीं है। यहाँ पर पर्यटन नगर नहीं है, आपको बताना है मथुरा जो धार्मिक नगर है, शिमला धार्मिक यह आपका पर्यटन नगर है, वाराणसी आपका धार्मिक नगर, लेकिन ये जो रांची है यह आपका पर्यटन नगर नहीं है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। फिर चौथा प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है। जो भाखड़ा नांगल बांध है, झेलम, यमुना, सतलज या व्यास। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा, सतलज। ठीक है, फिर पांचवा प्रश्न है कि हरियाली परियोजना संबंधित है। हरियाली परियोजना किससे संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन है ग्राम विकास, नगर विकास, जल संभर विकास या वन संरक्षण। तो यहाँ पर वन संरक्षण से यह हरियाली परियोजना पूर्णतः संबंधित है। फिर आपका छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। खनन, कृषि, परिवहन, आखेट। तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि यह जो परिवहन है आपका प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है, जबकि खनन और कृषि और आखेट यह सभी क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। फिर सातवां है कि हल्दिया पत्तन बंदरगाह अवस्थित है। हल्दिया पत्तन जो आपका किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। तो आप सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र आपका सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है, बी वाला। बी वाले को हमें लॉक कर देना चाहिए। फिर आपका अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं कि हम यह जो आपका प्रश्न था उसी को इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर दिया है या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। फिर हम सीधा बढ़ते हैं आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्नों पर। अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में आपका देखते हैं प्रश्न क्या है। अतिलघुत्तरीय प्रश्न 9वां है कि जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या हम कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। फिर आपका मिश्रित कृषि की सर्व प्रमुख विशेषता क्या है। मिश्रित कृषि क्या है, ऐसी कृषि जिसमें पशुपालन के साथ साथ क्या है, खेती भी की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, पशुपालन भी किया जाता है और खेती भी की जाती है, उस कृषि को हम मिश्रित कृषि कहते हैं। फिर 11वां प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी या नवाचार को स्पष्ट कीजिए। प्रौद्योगिकी या नवाचार आधुनिक विश्व की एक उद्योगों का एक सम्मिलित रूप देखा जा सकता है प्रौद्योगिकी नवाचार में, इसे स्पष्ट करना है। फिर 12वां आता है कि लाल कॉलर श्रमिक किसे कहा जाता है। लाल कॉलर श्रमिक दोस्तों आपका हो जाएगा जो प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न जो श्रमिक हैं उन्हें लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। फिर 13वां प्रश्न आता है कि संघद्ध बस्ती को परिभाषित कीजिए। संघद्ध बस्ती, एकल बस्ती और गुच्छित बस्ती, ये तीनों क्या है आपकी संघद्ध बस्ती ही है।
फिर आपका आता है 14वां प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा क्या है। ठीक है, फिर भारत के 2 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। भारत के 2 नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कल्पक्कम हो जाएगा, नरौरा हो जाएगा और आपका तारापुर भी हो जाएगा। ठीक है, फिर 15वां प्रश्न आपका आता है कि भारत के किन्हीं 2 लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम। तो यहाँ पर लौह अयस्क उत्पादक आपके राज्य जो हो जाएंगे, झारखंड हो जाता है, उड़ीसा हो जाता है, पश्चिम बंगाल हो जाता है, सभी आपके क्या है, लौह अयस्क उत्पादक राज्य हैं। फिर 16वां प्रश्न है कि भारत के किन्हीं 2 भाषाई समूहों का उल्लेख कीजिए। 2 भाषाई समूह कौन कौन से हैं आपके हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका जो होता है, जिसे भारोपीय परिवार हो जाता है, जो उत्तर भारत में अक्सर करके देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में आपका हो जाएगा द्रविड़ भाषी परिवार। ये आपके 2 भाषाई समूहों के नाम हो गए। अब आता है लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रत्येक का उत्तर आपको देने पर 4 अंक मिलते हैं, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 4 अंक मिलेंगे। आपका 17वां प्रश्न है कि मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। मानव के प्रकृतिकरण से क्या आशय है, आप सभी स्टूडेंट्स को इसको बताना है। फिर 18वां प्रश्न है कि रोपण कृषि की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रोपण कृषि क्या है, इनकी किन्हीं 4 विशेषताओं को आपको बताना है, जिसमें भी आपको 4 अंक मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि जनसंख्या प्रवास के प्रतिकर्ष एवं अपकर्ष कारकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो जनसंख्या प्रवास है, इसके प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से हैं और अपकर्ष कारक यानी प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं और अप्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इसको आपको बताना है। फिर आपका आता है 20वां प्रश्न कि मानव विकास के 4 उपागमों के वर्णन कीजिए। जो मानव विकास के 4 उपागम हैं, समता, आय उपागम, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, ये 4 उपागम आपके हो जाते हैं मानव के। तो इन सभी के बारे में आपको बता देना है। फिर आपका 21वां प्रश्न आता है कि विश्व के कुछ देशों में लिंग अनुपात महिलाओं के प्रतिकूल है, 2 कारण लिखिए। जो विश्व में कुछ देश हैं वहाँ पर महिलाओं के प्रतिकूल लिंग अनुपात क्यों है, इसके कोई आपको 2 कारण बताने हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर आपका 22वां प्रश्न आता है कि चतुर्थक सेवाओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। जो चतुर्थ सेवाएं हैं आपकी, इसका आपको संक्षेप में उल्लेख करना है कि चतुर्थ सेवाएं क्या हैं। फिर आपका आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है कि नगरीय बस्तियों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। जो नगरीय बस्तियां हैं, प्रकार्यात्मक यानी कार्य के आधार पर उनका वर्गीकरण करना है। अथवा करके प्रश्न है कि चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्यिक पशुपालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको उत्तर देने पर 6 अंक मिलते हैं। यह अथवा करके अर्थ होता है यानी आपको किन्हीं दोनों में से किसी एक को करना होता है। फिर आपका 24वां आता है कि भारत में खनिज तेल संसाधनों पेट्रोलियम पर टिप्पणी लिखिए। जो भारत में खनिज तेल संसाधन जैसे पेट्रोलियम है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। फिर अथवा करके एक और प्रश्न है कि मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। जो मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश है, इसके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आपको बताना है। फिर आपका आ जाता है मानचित्र कार्य, जिसमें आपको क्या होता है कि 1 अंक मिलते हैं एक प्रश्न का उत्तर देने पर। जैसे आधे अंक आपको उसका उत्तर देने पर और आधे अंक मैप पर मानचित्र पर दर्शाने के मिलते हैं। जैसे आप सभी देख सकते हैं कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्ह द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। जैसे क्या है कि बिहार की राजधानी शहर, तो आप सभी को स्टूडेंट्स पता है कि बिहार की राजधानी आपकी पटना है। फिर दूसरा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी कौन सी है, तो नर्मदा, ताप्ती, चंबल, ये सभी आपकी क्या है, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। फिर आपका तीसरा प्रश्न आता है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा चौथा प्रश्न कि भारत में जूट उत्पादक एक प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि गुजरात का एक प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, ये सभी आपके क्या हो जाते हैं, सूती वस्त्र उद्योग के एक प्रमुख केंद्र हो जाते हैं। फिर आपका आता है अगला प्रश्न जो है अगला प्रश्न आपका स्टूडेंट्स आता है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र संख्या 25 के स्थान पर, यानी 25 के स्थान पर यह केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है। यह आप सभी को नहीं करना है। जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थी हमारे हैं उनके लिए यह प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, इसको आपको क्या है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों को ये मैप में नहीं करना होता है, सिर्फ कॉपी पर अपने ही करने होते हैं। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न क्या है, मानचित्र कार्य जो है वह विश्व से संबंधित है। ठीक है, विश्व से संबंधित, जिसमें आपको प्रत्येक का उत्तर देने पर 1 मिलते हैं, आधे अंक आपको मिल जाएंगे उसका नाम बताने पर और आधे अंक आपको मैप पर दर्शाने के। जैसे प्रश्न है विश्व में सबसे अधिक कहवा उत्पादक देश, तो विश्व में सबसे अधिक कहवा आपका होता है ब्राजील में, और ब्राजील कहाँ है यह आपको विश्व के मैप में ही दिखाने को मिलेगा। दूसरा है कि यूरोप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो यूरोप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश आप सभी स्टूडेंट्स को पता है
कि यूरोप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश रूस हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है कि विश्व की एक प्रमुख नदी कौन सी है। मिस्र की एक प्रमुख नदी कौन सी है, तो नील नदी आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। चौथा आ जाता है कि चीन की राजधानी शहर। चीन की राजधानी आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि बीजिंग जो है चीन की राजधानी शहर है। फिर पांचवा है कि विश्व के एक उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का नाम लिखिए। जैसे उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल आपका सहारा हो जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 26 के स्थान पर, यानी 26 के स्थान पर यह आपको दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों को यह प्रश्न करना होगा। और मैप वर्क आप सभी समझते हैं यह कि आपको ट्रांसलेट करके दे दिया गया है। और हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस पूरे पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला है। पूरे का पूरा पेपर में आप 100 स्कोर करके आने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।